एजुकेशन के बारे में यानी शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में। और कल हम शिक्षा के रूपों की बात कर रहे थे कि शिक्षा के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, नेचर हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, नियमित और अनियमित शिक्षा। ठीक है, तो इनके बारे में हमने डिस्कशन की थी। इसी से संबंधित अगला जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा के स्वरूप में सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के बारे में। ठीक है, सामान्य शिक्षा यानी जिसे आप कहते हैं जर्नल जो नॉलेज होती है कि सामान्य बातों का आपको ज्ञान कराया जाए, उस शिक्षा के बारे में। और विशिष्ट जब आप किसी विशेष चीज के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विशेष पद को पाने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसे हम विशिष्ट शिक्षा का रूप कहते हैं। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का जो स्वरूप है, जो माध्यमिक स्कूलों में अपनाया जाता है या अपनाया जा रहा है, वो सामान्य शिक्षा का ही रूप है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप सामान्य शिक्षा की बात कर रहे हैं तो अब वर्तमान में आपको सामान्य शिक्षा कहाँ देखने को मिलती है? माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, माध्यमिक स्तर यानी कि जब आप 8th क्लास की बात कर रहे हैं या फिर आप 10वीं तक की क्लास की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये सब एक सामान्य और जनरल शिक्षा का एक रूप है। सामान्य शिक्षा मतलब आपको वो बातें बताई जाती हैं जो आपको आपके जीवन से, समाज से और आपके अपने जीवन को या फिर वर्तमान में जो स्थिति है उनके साथ एक संतुलन बनाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत आप कर पाए, वो समझ, वो ज्ञान देने का आपको प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी विषय आप पढ़ते हैं, जैसे आप भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, वो आपकी संचार के माध्यम को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, ताकि लोगों के साथ आप समाज में रहते हैं तो उनके साथ बेहतर एक कांटेक्ट आपका बन सके, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आप दूसरों के साथ साझा कर सके। आप मैथ्स और साइंस पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के पीछे ये है कि आपके सामान्य जीवन में ये चीजें क्या आती हैं, काम आती हैं। तो जैसे कहीं भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, सामान्य स्तर पर आप सामान लेने जा रहे हैं, आपकी सैलरी के आधार पर या किसी अन्य चीज के आधार पर किसी को गिनना चाहते हैं, तो वो सामान्य कैलकुलेशन आपके जीवन में आपके लिए सहयोगी और उपयोगी होती है। ठीक है, साइंस विषय आपको सामान्य बातों के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे आपको अपने शरीर का ज्ञान कराना, आपके शरीर में होने वाली जो बीमारियां हैं उससे आपको बचा कर रखती हैं। ठीक है, प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो भी बहुत हद तक साइंस से संबंधित होते हैं, तो उसका ज्ञान आपको ये कराते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं सोशल स्टडी यानी सामान्य सामाजिक शास्त्र जिसे आप कहते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, आपको राजनीति पढ़ाई जाती है, आपको सामाजिक अध्ययन कराया जाता है, आपको इतिहास पढ़ाया जाता है, ताकि कुछ भी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके सामने होने का कारण आपको पता चले। ठीक है, सामान्य जीवन के साथ क्या कर सके, आप एक संतुलन बना सके कि चीजें आपके सामने आज इस तरह से हैं तो वो शुरू कहाँ से हुई हैं। तो वो एक लैक ऑफ नॉलेज जो होता है कि जब आधी बात आपको पता होती है तो आपके मन में हमेशा भ्रम बना रहता है, या पूरी बात पता नहीं तो कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है। तो वो सामान्य शिक्षा का रूप जो है वो आपको विद्यालय में देखने को आज के समय में मिलता है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, सामान्य शिक्षा का एक रूप है। तो ये शिक्षा कैसे कहलाती है कि जो स्कूलों में आप 10वीं तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो क्या है, एक सामान्य शिक्षा का रूप है, जो आपको किसी विशेषता की तरफ नहीं लेके जाती, एक सामान्य ज्ञान आपको कराती है। और ये सभी बातें आपके आसपास के जीवन से संबंधित होती हैं। तो इस शिक्षा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप विशेष शिक्षा पाना चाहते हैं तो भी आपको अपनी सामान्य शिक्षा को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक आधार भी बनती है कि अगर आप फर्दर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, भविष्य में किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका सामान्य स्तर तक शिक्षित होना जो है बहुत आवश्यक होता है। तो सिर्फ विद्यार्थियों को स्वयं, समाज और राष्ट्र आदि के विषय के प्रति सामान्य जानकारी प्रदान करना, ताकि वो अपना जीवन जो है सामान्य रूप से चला सके, उनके अधिकारों का हवन ना जो है हनन ना हो सके, मतलब कोई आपके अधिकारों के से आपको वंचित ना करे, आपका जो है शोषण ना हो सके। ठीक है, आपके देश में आपको वो सभी अधिकार प्राप्त हो, तो इसके लिए हम कहेंगे सामान्य शिक्षा जो है आपके लिए बहुत उपयोगी होती है। तो जिसके लिए बालक अपने वातावरण में क्या करता है, समायोजन। तो अगर आप ये सारी बातें सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अपने वातावरण के साथ एक संतुलन बना पाते हैं कि कोई भी परिवर्तन अगर हो रहा है उसके पीछे होने के कारण को आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो जहां पर एक गैप आ जाता है नॉलेज के बिना चीजों को देखने से या फिर उनको पढ़ने से, वो जो है समस्या आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो सामान्य जीवन व्यतीत आप जो है इस प्रकार से कर सकते हैं अगर आप सामान्य शिक्षा जो है प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसके अंतर्गत सभी शिक्षा के पहलू सामान्य ज्ञान ही आपको कराते हैं। ठीक है,
कि सामान्य जो चीजें आप अपने व्यवहार में सीख रहे हैं वो सब आपकी सामान्य शिक्षा का रूप है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ जाते हैं कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है और तब उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप कुछ सीख रहे हैं, तो वो विशिष्ट शिक्षा का रूप ले लेती है। तो इस तरह सामान्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर गुणों शक्तियों को जागृत करना तथा उनकी रुचियों को तीव्र बनाना होता है। कि शिक्षा क्या करेगी, आपके अंदर जो गुण है उन गुणों को क्या करती है, बेहतर बनाती है। आपकी शक्तियों को जो है वो बेहतर करती है। आपके अंदर जो भी कौशल है उसको विकसित करने में आपकी सहायता करती है और एक अच्छे बेहतर व्यक्ति जो है आप जीवन में बन पाते हैं। फिर इस तरह शिक्षा जो है व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है और बिना शिक्षा के व्यक्ति के जीवन में उसकी कोई भी उन्नति संभव नहीं है। मतलब जीवन में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो कम से कम सामान्य स्तर की शिक्षा जो है वो आपके पास होनी चाहिए। वो आपकी विशिष्ट शिक्षा का आधार बनती है, आप ये भी कह सकते हैं। फिर जब हम विशिष्ट शिक्षा की बात करते हैं तो विशिष्ट शिक्षा किसको दर्शाती है, विशिष्ट शिक्षा में कुछ विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित होते हैं। ठीक है, कि जैसे आपने मान लीजिए सामान्य शिक्षा ग्रहण कर ली, अब आपने अपनी जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो इस सामान्य शिक्षा का ये क्या बनती है, आपके लिए एक आधार बनती है, बेस का काम करती है, जो आपको विशिष्ट यानी विशेष स्पेसिफिक चीज जो भी आप पढ़ना चाहते हैं विशेष शिक्षा का क्या बनेगी, विशेष शिक्षा को पूरा करने में सहयोग करेगी। ठीक है, आपकी विशेष शिक्षा को पूरा करने में सहयोग करेगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने सामान्य शिक्षा ग्रहण की, आपकी अपनी रुचियां विकसित हो गई, आप किसी एक फील्ड को चुन लेते हैं, किसी एक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी आजीविका चाहते हैं या देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो भी आपका क्षेत्र हो, जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप पायलट बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, आप नर्स बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो जो भी आप अपना फील्ड चुन रहे हैं उस आधार पर आप किसकी तरफ जाते हैं, विशिष्ट शिक्षा की तरफ। ठीक है, अध्यापक बन रहे हैं तो किस चीज के अध्यापक आप पढ़ना बनना चाहते हैं, हिंदी विषय के, इंग्लिश विषय के, तो उस विषय में आप क्या करते हैं, फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये विशेष शिक्षा का एक रूप है कि आपको वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो उस फील्ड से, उस क्षेत्र से जो है वो जुड़ी हुई होती है। उनके बारे में आपको विशेष जानकारी दी जाती है जो सामान्य व्यक्ति को नहीं होती, तो इसे हम विशिष्ट शिक्षा का रूप कहते हैं। तो शिक्षा के द्वारा बालक के जीवन को एक निश्चित मोड़ जो है प्राप्त होता है, मतलब आपको एक दिशा प्रदान होती है और सिर्फ इसी के आधार पर बालक अपने जीवन का क्या करता है, लक्ष्य आपको निर्धारित करना होता है। ठीक है, उस लक्ष्य के आधार पर आप क्या करते हैं, अपनी विशिष्ट शिक्षा को अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं। और जो भी लक्ष्य आप चुन रहे हैं वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। उस क्षेत्र की शिक्षा कोर्स जो भी आपको करना है, ट्रेनिंग करनी होती है, जो कुछ भी आपको बताया जाता है या गाइडेंस दी जाती है कि ऐसा करने से आप इस पद को प्राप्त कर पाएंगे, वो सारी मेहनत जो है आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर करते हैं जब तक कि वो प्राप्त नहीं होता। तो बालक जिस तरह अपनी रुचियों क्षमताओं में, उसी तरह शिक्षा जो है उसको प्रदान की जाती है। मतलब जैसा आप चाहते हैं जीवन में अपने आप को भविष्य में देखना, वैसी शिक्षा जो है आप क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जो भी आपकी रुचि है, ठीक है, जो भी आपकी स्पेसिफिक क्षमता है कि आप इस चीज को करने में जो है सक्षम है या इस तरफ आपका रुझान बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इस तरह के एजुकेशन का आप क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं और उस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, आप काम करते हैं, उस क्षेत्र की चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे वह अध्यापक बनना चाहता है, मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपकी रुचि के साथ साथ सबसे पहले तो आपकी रुचि किस विषय में है, कौन सा विषय आपको लगता है कि आप बेहतर तरीके से जो है वो पढ़ा सकते हैं, तो उस विषय में आप क्या करते हैं, फर्दर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। जैसे आपने एमए कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, फिर आप जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप एनटीटी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसे उच्च शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप और फर्दर जो है कोर्सेज कर सकते हैं। तो उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने विचार व्यक्त करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। आपको अपने क्या करने पड़ेंगे, कुछ
स्किल्स जो है वो विकसित करने पड़ेंगे। जब आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा। आपको अपने विषय को सबसे पहले बेहतर तरीके से समझना होगा, ताकि आप बच्चों को जो है इस बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझा सके, उनकी समस्याओं को हल कर सके, उनके विकास के बारे में आपको जानकारी हो। तो उनके लिए एक अच्छा बेहतर स्तर जो है वो आप उपलब्ध कराए। तो आपको सबसे पहले अपने आप को क्या करना होगा, विकसित करना होता है। और ये सारी चीजें क्या है, आपको आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो है वो बताई सिखाई जाती हैं। धीरे धीरे आप जब अनुभवी होते हैं तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो व्यक्ति अपने विचार को व्यक्त करने की क्षमता भी है या नहीं है, तब भी आप क्या बन सकते हैं, मतलब आपके अंदर मान लीजिए अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, केवल आपके अंदर क्या होना चाहिए, उसे करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अपनी रुचि लेकिन क्षमताएं नहीं है तो आप अपने जीवन में मनोवांछित उन्नति नहीं कर सकते। मतलब अगर आपकी रुचि है लेकिन आप क्या नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप उस चीज को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं भविष्य में। तो इसीलिए आप अगर एडवोकेट बनना चाहते हैं, डॉक्टर, क्लर्क, उद्यमी, प्रबंधक होता है कि उद्यमी मतलब कि कोई व्यवसाय आप करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में काम करना चाहते हो, ठीक है, तो कंपनीज में जैसे चीजों को मैनेज किया जाता है, आप एमबीए कर सकते हैं। प्रशासन यानी आप किसी सरकारी उसमें कार्य करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार चीजों का चयन कर सकते हैं। और आप जो है वो अपने क्षेत्र में विकसित होकर अपने लिए उस क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन को जो है वो। ठीक है, तो उसमें आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि सामान्य और विशिष्ट शिक्षा। ठीक है, तो सामान्य शिक्षा में आप ये देखेंगे कि जब हम सामान्य शिक्षा की, जनरल एजुकेशन की बात करते हैं, तो सामान्य शिक्षा ये आप सभी छात्रों को, मतलब जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है उन सभी की बात हो रही है, तो सभी छात्रों को एक साथ शिक्षित किया जाता है। ठीक है, कि सामान्य शिक्षा आपको एक ही तरह की जो है वो दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो विशिष्ट शिक्षा में आप कहेंगे कि किसी विशेष क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार, मतलब आपकी अपनी क्या है, रुचि है, या आप उस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हो तो ये आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर आपके अंदर क्या है, क्षमता है। ठीक है, अपनी क्षमताओं के आधार पर स्वयं को उस विशेष क्षेत्र के लिए शिक्षित करना विशिष्ट शिक्षा का रूप कहलाता है। ठीक है, सामान्य शिक्षा में जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो सामान्य शिक्षा में जब आप पाठ्यक्रम देखते हैं तो पाठ्यक्रम किस आधार पर होता है, सामान्य आधार होता है इसका। ठीक है, और सभी छात्रों की रुचि के आधार पर और समाज की आवश्यकताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, ऐसा पाठ्यक्रम बनाते हैं ताकि वो हर बच्चे की रुचि के आधार पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो क्या होता है, हमारे पाठ्यक्रम का समान आधार होता है की पूर्ति करे। ठीक है, लेकिन जब आप विशिष्ट शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, पाठ्यक्रम अगर विशिष्ट शिक्षा के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत
आवश्यकता की हम बात करते हैं, ठीक है, कि जो भी चीज वो सीखने आया है उसकी अपनी आवश्यकताएं किस आधार पर हो सकती हैं। तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, ठीक है। फिर इसमें शिक्षण विधि, जब आप सामान्य शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षण विधि का इस्तेमाल कैसा होता है। तो सामान्य शिक्षा में आप ये देखेंगे कि हम कैसे सामान्य शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हैं जो सभी बच्चों के लिए क्या होंगी, ठीक है। मतलब एक समूह में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सभी के औसत सीखने की गति के आधार पर, मतलब एवरेज रूप से आप कह सकते हैं कि एक क्लास में जो बच्चे हैं उन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो मेथड सबसे अच्छा होगा हम उस मेथड का चुनाव करते हैं, ठीक है। और विशिष्ट शिक्षा की जब हम बात करते हैं, विशिष्ट शिक्षा में कैसी शिक्षण विधि का आप इस्तेमाल करते हैं, तो जिसमें हम विशेषज्ञ की क्या लेते हैं, मदद लेते हैं। मतलब आपने किसी विशेष व्यक्ति से पूछा, ठीक है, उस विशेष चीज को पढ़ाने के लिए किस शिक्षण विधि का आपको क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, तो वैसा आपको क्या किया जाता है, वातावरण प्रदान किया जाता है, वैसे विशेष चीजें आपके लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आपके लिए व्यवस्थाएं भी जो है उसी आधार पर की जाती हैं, ठीक है। फिर सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के संबंध पे आपको ध्यान देना है कि वे एक दूसरे से भिन्न अवश्य हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकती। कि मान लीजिए अगर आपने सामान्य शिक्षा ग्रहण नहीं की है, उसके बिना आप विशिष्ट शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक है, ठीक है। और सामान्य शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का ही क्या बनती है, आधार बनती है। और क्योंकि जब तक सामान्य शिक्षा के द्वारा बच्चा जो है, बालक जो है सामान्य प्रगति नहीं कर लेता, वो अपनी रुचियों और शक्तियों को विकसित नहीं कर लेता, मतलब आप कह सकते हैं कि सामान्य शिक्षा जब आपने ली है तो वो सामान्य शिक्षा क्या करती है, आपको आपके लक्ष्य निर्धारण में सहायता करती है। वही आपको अवसर देती है कि आप अपनी क्षमताओं को जान सकें, आप अपनी रुचियों को समझ सकें, जिससे आप बेहतर जो है अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। तो आपकी जितनी भी शक्तियां हैं उनको विकसित करने में जो सामान्य शिक्षा है वही क्या बनती है, आपके लिए आधार बनती है। वही आपके अंदर रुचियों को विकसित करती है, वो आपको अवसर देती है कि आप अपनी शक्तियों को विकसित करके अपनी क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, स्वयं के बारे में जानकारी पा सके कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो विशिष्ट शिक्षा की जो प्रक्रिया है शुरू नहीं होगी जब तक कि आप सामान्य शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस तरह बगैर विशिष्ट शिक्षा के जीवन का कोई भी लक्ष्य या जीवन का कोई भी ढंग आप निश्चित नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे कि विशिष्ट शिक्षा से ही जीवन को पूर्ण नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए सामान्य शिक्षा जो है आपके जीवन को क्या करती है, एक आधार बनाती है, ठीक है। तो जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है, आपका सामान्य रूप से शिक्षित होना, ठीक है। अगर आप सामान्य रूप से शिक्षित हो जाते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है, भविष्य के निर्माण में सहायता करती है, आपको वो सभी चीजें उपलब्ध कराती हैं जो आप अपने भविष्य में चाहते हैं। फिर बात करेंगे नियमित और अनियमित शिक्षा के बारे में। हमने इसके बारे में कल भी पढ़ा था, आपकी बुक में ये रिपीट रूप में दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा हम जनरली पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो शिक्षा के इस रूप में नियमित शिक्षा में विद्यालय पर शिक्षा दी जाती है, ठीक है। हमने पढ़ा था नियमित शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा, और अनियमित को अनौपचारिक शिक्षा का नाम दिया जाता है। नियमित शिक्षा के अंतर्गत पूर्व योजनाएं जो है वो कार्य करती हैं। कि हमने बात की थी कि जब आप नियमित शिक्षा की बात करते हैं तो नियमित शिक्षा में हम क्या करते हैं, पहले से ही सब कुछ, ठीक है, पहले से सब कुछ हम क्या कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। पहले से ही क्या कर लेते हैं, प्री प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें शिक्षा को किस प्रकार से लेकर चलना है, ठीक है। जिसमें हमने बात की थी शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, शिक्षा को देने का उद्देश्य, सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। कल हम इसके बारे में डिटेल में
पढ़ चुके हैं। तो निश्चित स्थान पर दी जाती है, निश्चित समय होता है, जैसे हमने बात की थी कि नियमित शिक्षा स्कूलों का ही एक रूप होता है, जहां पर आपको स्कूल जो है एक ही जगह पर होते हैं, उनका टाइम फिक्स होता है, निश्चित विषय आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग विषय पढ़ाए गए, दूसरे बच्चों को अलग विषय पढ़ाए गए, एक ही प्रकार के विषय की जानकारी आप सभी को दी जाती है। और ये शिक्षा शिक्षा न होकर क्या होता है, एक तरह का गाइडेंस होता है जो आपको ये बताता है कि जीवन में किस तरफ आपको आगे बढ़ना है। फिर अनियमित शिक्षा का जब आरंभ करते हैं तो ये आपकी कहाँ से, गर्भ काल से ही आरंभ हो जाती है, क्योंकि ये अनौपचारिक शिक्षा का रूप है और बच्चा अपने जन्म के पूर्व से ही बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है। जैसे कल हमने उदाहरण भी पढ़ा था कि जो महाभारत में हम अभिमन्यु की कथा जब पढ़ते हैं तो उसमें उसने अपने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की जो विधि है उसको सीख लिया था। तो हम इसलिए ये उदाहरण भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो यथार्थ यानी सत्य पर आधारित है। तो उदर में स्थित बालक पूर्ण रूप से विकसित होकर समाज में उचित स्थान जो है प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो माता के गर्भ से ही क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है और एक क्रम चलता रहता है जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, यानी हर प्रतिक्षण आपको कुछ ना कुछ सीखने का अवसर जो है मिलता है। तो पूर्व योजना, इसमें पहले से कोई भी योजना जो है निर्धारित नहीं होती, ये बिल्कुल अनियमित होती है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई निर्देश नहीं होता, कोई निश्चित विषय नहीं होता, कोई निश्चित समय नहीं होता, स्थान नहीं होता, ठीक है। और ये अनियमित शिक्षा का एक रूप होता है जिससे आपको हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी समय में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। तो नियमित और अनियमित शिक्षा के अंदर अंतर को अगर आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो जो भाटिया जी हैं वो ये कहते हैं कि शिक्षा निर्देशन से अधिक श्रेष्ठ और उत्तम है। ठीक है, कि शिक्षा क्या है, निर्देशन का मतलब गाइडेंस से ज्यादा अच्छा क्या है, ये बहुत ज्यादा उत्तम होती है और बहुत ज्यादा बेहतर होती है। तो निर्देशन का ज्ञान प्रदान करने या किसी उपयोगी कौशल को सीखने तक सीमित नहीं है। ठीक है, मतलब कि शिक्षा केवल किसी चीज का निर्देशन प्राप्त करने जैसी चीज नहीं है, ये आपको क्या करती है, अवसर देती है कि आप अपने कौशल को क्या करें, पूर्ण रूप से विकसित करें। ठीक है, अवसर प्रदान करती है कि आपको, कि जिस क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं आपके पास अवसर है, आप उसमें कार्य कीजिए, उस क्षेत्र को आप जो है वो प्राप्त कर पाएंगे और उस क्षेत्र में आप जो है वो चीजों को सीख पाएंगे। शिक्षा का क्षेत्र जो है इतना विशाल होता है, शिक्षा का क्षेत्र बहुत ज्यादा विशाल है और यद्यपि ज्ञान का स्थान इससे भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब शिक्षा जो है बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ज्यादा व्यापक क्षेत्र है, इसका हमने पढ़ा था। शिक्षा जो है वो हर एक चीज जो भी आप सीख रहे हैं अपनी आवश्यकता के लिए वो शिक्षा का ही एक रूप कहलाती है। लेकिन इसमें ज्ञान का जो स्थान है वो इससे भी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो होता है शिक्षा दोनों स्वरूपों में अंतर स्पष्ट करती है। शिक्षा अनियमित रूप में भी एक आदर्श के रूप में आपको देखने को मिलती है जो आपके जीवन में उन चीजों को क्या करती है, व्यक्त करती है जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है। फिर हमने बात की थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, ये भी आपकी हमने कल पढ़ा था। ठीक है, रिपीट है ये, तो इसको एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा में जैसे कि आपको क्या दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए क्लास में है, क्लास में अध्यापक ने जो भी बातें आपको किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले बताई हैं वो आपके लिए निर्देश का काम करती हैं। तो वो आपके सामने डायरेक्टली जो है उपस्थित होते हैं और सीधे तौर पर आपको क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, प्रत्यक्ष शिक्षा। तो अध्यापक अपने ज्ञान से छात्रों को जो कुछ भी बता रहा है, व्यवहारिक ज्ञान दे चाहे किताबों का ज्ञान दे, अपने विचारों को प्रकट करे, वो प्रत्यक्ष शिक्षा का रूप है। जबकि अप्रत्यक्ष शिक्षा, अध्यापक का योगदान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली आप पर क्या पड़ रहा है, उसके वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। तो छात्र उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाएं करता है कि अध्यापक, स्कूल में बहुत सारे अध्यापक होंगे, ठीक है, हर अध्यापक के कांटेक्ट में आप नहीं आते, लेकिन फिर भी कुछ ही व्यक्तियों को देखकर या कुछ अध्यापकों को देखकर आपको उनके प्रति आकर्षण जो है अनुभव होता होगा। वो ऐसा है इसलिए ताकि क्योंकि आप उसके वातावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और छात्र अपने समूह, परिवार, समुदाय तथा खेल के समूह में अनेक प्रकार के गुण और अवगुण, मतलब अच्छी बातें भी सीखने को आपको मिलती हैं और कुछ बुरी बातें भी आप सीख लेते हैं। तो इसलिए रॉबर्टसन ये कहते हैं कि निर्देश कक्षा में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, कि कोई भी बात आपको जब बताई जाती है, किसी चीज को सीखने के लिए कोई गाइडेंस दी जाती है, वो गाइडेंस केवल उसी समय तक रहती है, जैसे ही वो क्लास खत्म होती है वो गाइडेंस जो है खत्म हो जाती है।
और शिक्षा जीवन के साथ जो है समाप्त होती है। ठीक है, कि गाइडेंस जो है वो थोड़े समय बाद खत्म हो गई, लेकिन शिक्षा कब खत्म होगी, जब आपका जीवन समाप्त होता है। तो अतः शिक्षा का जो रूप है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में व्यक्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, कि आपके लिए डायरेक्ट रूप में भी आपके लिए क्या है, आपको प्रभावित करेगी, सीधे तौर पर भी प्रभावित करती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से भी क्या करती है, आपको प्रभावित करती है। तो दोनों का प्रभाव आप पर देखने को मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट एजुकेशन का थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि लगातार कोई चीज आपको अगर संपर्क में आ रही है तो उसका जो भी प्रभाव है वो आप पर बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट है, उसका प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा सा कम पड़ता है, लेकिन प्रभावित ये दोनों ही करती हैं आपको। फिर हम बात करेंगे शिक्षा के व्यक्ति के प्रति कार्य, कि व्यक्ति के लिए शिक्षा जो है वो क्या करती है। ठीक है, तो शिक्षा के क्या कार्य हैं हमारे जीवन में, आप ये भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यक्ति, शिक्षा के व्यक्ति के प्रति निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहले शिक्षा क्या करती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, कि शिक्षा का पहला कार्य क्या है, कि वो मनुष्य को इसलिए शिक्षित करे ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की क्या कर सके, पूर्ति कर सके। ठीक है, तो आपकी आवश्यकताओं में जब भी हम बात करते हैं कि आवश्यकताएं, तो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो आपके जीवन को जीने के लिए। ठीक है, जीवन को जीने के लिए जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी हम बात करते हैं, जिनके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते। ठीक है, तो जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो बाकी किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता है। तो भौतिक आवश्यकताओं में वो आवश्यकताएं जो आपको जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और उन्हें हमें क्या करना होता है, प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, भोजन। दूसरा आता है कि कपड़ा, और तीसरा आता है रहने के लिए एक आवास हो या स्थान हो। ठीक है, जिसे आप घर, मकान इत्यादि किसी चीज का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, आवश्यकताएं जैसे बहुत से लोग अपने मन में विचार कर सकते हैं कि जीवन के लिए तो पानी भी बहुत जरूरी है, जीवन के लिए तो हवा भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये भौतिक आवश्यकताओं में नहीं आती। इसे आपको खरीदना नहीं पड़ता है, ये आपको प्रकृति से मिली हुई है, जिस पर आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। लेकिन जब आप भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं, चाहे आप खेत में फसल लगा रहे हैं, उस पर पहले आपको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, पहले आप चीजों को, पैसे को खर्चेंगे तभी आपको उसकी प्राप्ति होती है। तो ये चीज आपको क्या है, भौतिक, मतलब आपको स्वयं इनकी व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो उनको हम भौतिक आवश्यकताओं की श्रेणी में रखते हैं। और जीवन के लिए ये तीनों आवश्यकताएं सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आपके पास ये पर्याप्त मात्रा में होती हैं, उसके बाद हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की बात करते हैं। आप अपने आप को शिक्षित करने की बात करेंगे, आप बेहतर सुख सुविधाओं की बात करेंगे। ठीक है, कि छोटा सा घर है लेकिन अब आपको बड़ा मकान चाहिए, बड़ा मकान है तो अब आपको बंगला चाहिए, एक साइकिल है तो अब आपको स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो कार चाहिए। तो ये जैसे आवश्यकताएं, तो वो हमारी क्या है, सुख सुविधाएं, उनके बिना भी आप जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी क्या होती है, इच्छाएं होती हैं, वो किसका रूप होती हैं, वो आपकी सुख और सुविधाओं का रूप होती हैं। उनके बिना भी जीवन संभव है, लेकिन इनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये हमारी सुख सुविधाओं का रूप ले लेती हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा क्या करती है, आपको भोजन, कपड़ा, मकान आदि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव को, मतलब एक समाज में रहने, आप रहते हैं एक समाज में, आपसे ही समाज बना हुआ है, तो उस समाज में रहने के लिए मानव को अपनी व्यक्तियों के संबंध में स्थापित करने के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। उसे कार्य करने की आवश्यकता होती है, मतलब काम करेंगे आप, जब भी आपको पैसे मिलेंगे तभी आप भोजन की व्यवस्था कर पाएंगे, अपने लिए कपड़े, घर बना पाएंगे। तो अपने पैरों पर खड़ा होने की आवश्यकता, यानी सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाने की आपको क्या करना है, कि आपको अपने पैरों पर खड़ा करना है, यानी इन अपने ऊपर आप निर्भर करें, दूसरों के ऊपर निर्भर ना करें। तो आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है आपको, और इसकी आवश्यकता होती है। और ये केवल तब होता है जब आपको क्या हो, ज्ञान हो, आप शिक्षित हो, तो आप कोई जॉब कर सकते हैं या फिर कोई काम करना अगर आपको आता है। मान लीजिए एजुकेशन की बात भी आप नहीं करते, कि हर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है ऐसा, लेकिन जो भी चीज आप करते हैं, आप कृषि भी कर रहे हैं तो कृषि करने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसको आप पहले सीखेंगे कि कैसे किया जाता है, वो भी शिक्षा का ही एक रूप कहलाता है, ताकि आप अपनी उन्नति कर सकें, अपनी उन्नति के अवसर जो है उनको प्राप्त कर सकें, और आप अपनी विशेष योग्यताओं के साथ क्या हो सके, विकसित हो सके। और यही योग्यता, ठीक है, क्या करती है आपको,
आपकी आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर आपको एक जॉब या फिर आप कह सकते हैं आपकी आजीविका जो है वो उपलब्ध कराती है। और वो आजीविका यानी उससे मिलने वाले जो भी धन लाभ व्यय होगा आपका, वो आपको आपके जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की क्या कराएगा, पूर्ति कराएगा। ठीक है। दूसरा काम जो शिक्षा हमारे लिए करती है कि ये हमें क्या बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है। ठीक है, कि हम अपना कार्य जो है स्वयं कर पा रहे हैं, हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि हम अपने कार्य को स्वयं कर पाते हैं। तो एक समय के बाद हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपनी नीड्स के लिए दूसरों पर डिपेंड ना हो, अपनी आवश्यकताओं के लिए उसे दूसरों से जो है चीजें या कुछ भी आवश्यकता हो तो उसे दूसरों के सामने ना कहना पड़े, वो स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो आत्मनिर्भर व्यक्ति कब बनता है, जब आप शिक्षित होते हैं। तो किसी के ऊपर एक भार के रूप में आप नहीं रहना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो व्यक्ति अपने इच्छाओं को स्वयं पूरा करना चाहता है। ठीक है, हो सकता है कि जो चीज आप चाहते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए वो सिर्फ बेकार हो या फिर दूसरों के लिए वो काम की ना हो, लेकिन आप अपने लिए चाहते हैं तो आपके लिए वो बहुत आवश्यक है। तो उस आवश्यकता की पूर्ति आप अपने आधार पर करें। तो इसमें न केवल उस व्यक्ति बल्कि समाज और राष्ट्र का भी हित होता है कि आप अगर क्या बनेंगे, आप अगर डिपेंडेंट बनते हैं तो आपका जो राष्ट्र है, आपका जो समाज है, वो भी आत्मनिर्भर बनता है, उसकी जो आजीविका है उसमें भी वृद्धि होती है, आपके क्षेत्र में वृद्धि होती है। तो आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने कार्यों को सफलतापूर्वक आसानी से कर पाता है, वह अपनी उन्नति को स्वयं जो है वो देख पाता है। इसके साथ साथ समाज की उन्नति में भी क्या कर पाएगा, एक अच्छा योगदान कर पाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन अच्छी तरह से अगर आप शिक्षित होते हैं तो ये आपको क्या करती है, आत्मनिर्भर बनाती है। ठीक है, आप क्या कर पाते हैं, अपनी स्वयं अपने लिए आजीविका का साधन उपलब्ध करा पाएंगे। ठीक है, उपलब्ध कर पाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि खुद आप क्या कर सकते हैं, ऐसा साधन उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप शिक्षित हैं तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी व्यक्तिगत स्तर पर क्या होगी, उन्नति होगी। ठीक है, आपकी उन्नति होगी तो आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज की उन्नति होगी। ठीक है, समाज की उन्नति होगी तो जिस देश में वो समाज है उस देश की उन्नति होगी। ठीक है, और ये एक आपको बेहतर भविष्य देने में क्या करती है, सहायता करती है। तीसरा काम जो शिक्षा हमारे लिए करती है, ठीक है, तो आज आपको ये देखने को मिलता है कि हमारे भारत में आत्मनिर्भर लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, न कि ऐसे लोग जो अपना काम स्वयं पूरा नहीं करते, दूसरों का सहारा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद इसी तथ्य पे कहते हैं कि केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से कोई काम नहीं चलता, जो भी आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए कि आप उस शिक्षा का, उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सके। शिक्षा वही आपके लिए क्या होती है, उपयोगी होती है, जो आपको आपके पैरों पर खड़ा कर सके। तीसरा काम जो शिक्षा हमारे लिए करती है कि ये हमें भौतिक संपन्नता देती है। ठीक है, तो जब भी आपको ये शब्द सुनाई देता है क्या, भौतिक, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये वस्तुओं से संबंधित होता है। ठीक है, वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप छू सकते हैं। ठीक है, तो छूकर छूकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जिनको देखकर आपको अच्छा लगता है, आनंद प्राप्त होता है, वो भौतिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि भौतिक आवश्यकताओं में कुछ आवश्यकताएं आपकी ऐसी होती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो जीवन से ऊपर होती हैं, मतलब जीवन के, उनके बिना जीवन ऐसा नहीं है रुक जाएगा, लेकिन फिर भी आपके मन में क्या होती है, इच्छा होती है कि आपके पास वो वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे घर है लेकिन आपका अपना, बहुत आपकी इच्छा है आप संपन्न हो भौतिक रूप से, आपके पास धन हो, समृद्धि हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपके पास एक बड़ा घर या बड़ा मकान आप चाहते हैं, कार आप चाहते हैं, ये भौतिक संपदा है। तो आपको अपने घर में जितनी भी सुख सुविधाएं नजर आती हैं, ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी उतना ज्यादा सुख आपको अपने घर में नजर आता है, आज की भौतिक जो डेफिनेशन है उस आधार पर। कि आपके पास अगर गर्मियों में एसी है तो आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा सुविधा हमारे पास है, और उस गर्मी से बचते हैं आप तो आपको सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें
तो अपने घर में जितने भी उपकरण आपको देखने को मिलते हैं वो भौतिक संपन्नता को दर्शाते हैं। तो शिक्षा का एक मुख्य कार्य ये है कि व्यक्ति अपने आप में क्या बने, भौतिक रूप से संपन्न हो। ठीक है, कि अगर आप ऐसी शिक्षा ले रहे हैं जिसको आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या जिससे आपको आपकी आजीविका आज तक भी प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है, तो उस शिक्षा का कोई भी लाभ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप जो चाहते थे आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए, तो आपके मन में क्या होती है, असंतुष्टि होती है। आपको एक स्तर पर आकर लगता है कि आपने जो भी सीखा है वो कैसा है, बेकार है। ठीक है, तो जब आपको उस असंतुष्टि होती है तो आपको ये लगता है कि ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा जो आपको उन आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके जो आपको चाहिए थी जीवन में। तो उसी को हम भौतिक आवश्यकता। तो अगर आप एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, एक अच्छी जॉब आपको मिलती है या जैसी जॉब आप चाहते थे वो जॉब आपको मिलती है, तो आप अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं कि जो भी चीज आप चाहते हैं आप उसे क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक संपन्नता कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक संपन्नता आपको जो है प्राप्त करने में शिक्षा आपकी सहायता करती है और आज भौतिकवादी युग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यदि शिक्षा का कार्य, शिक्षा ऐसी नहीं है जो आपको भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराए, तो वैसी शिक्षा को हम क्या समझते हैं, व्यर्थ समझते हैं। तो सभी माता पिता ये चाहते हैं कि एक स्तर के बाद शिक्षा लेने के बाद उनके जो बच्चे हैं वो ऐसी शिक्षा को प्राप्त कर पाए जिसके बाद में उच्च स्थान पर वो हो। ठीक है, उनके पास अच्छा जो है हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए हर सुख सुविधा जो आप कह सकते हैं उनके पास हो। तो ऐसा जीवन जो है व्यक्ति हर स्तर पर चाहता है। ठीक है, आप भी चाहते हैं, आप दूसरों के लिए भी चाहते होंगे। ठीक है, अपनी फैमिली में अपने भाइयों के लिए, बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो भी आप चाहते हैं कि जीवन में उसे प्राप्त हो, वो भौतिक संपन्नता को ही दर्शाता है। फिर अगला जो काम शिक्षा हमारे लिए करती है कि ये क्या करती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा आप शिक्षित होते हैं उतनी अच्छी विचारधारा जो है आपकी जीवन में बनती है। तो ये क्या करती है, आपको विचारों को स्वतंत्र रूप प्रदान करती है। ठीक है, कि आप जो है उच्च चीजों के बारे में सोच पाते हैं। ठीक है, तो आप की जो दृष्टिकोण है आपका, मतलब चीजों को देखने के प्रति जो आपकी सोच है वो क्या होती है, सीमित नहीं रहती। ठीक है, आप देश जो है जाति, समाज, क्षेत्र, इनसे ऊंचे उठ जाते हैं और आप अपने देश के बारे में विचार करते हैं। तो जब आपके अंदर ये क्षमता आ जाती है, ठीक है, तो आप क्या है, व्यक्तित्व के विकास के स्तर पर आप चल रहे हैं। तो शिक्षा का कार्य क्या है कि वो आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे, आपको शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, ठीक है, भावनात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, हर एक क्षेत्र में क्या करे, आपको विकसित करे। तो शिक्षा के इस कार्य में प्राय सभी शिक्षाविदों के द्वारा बल दिया जाता है कि हमने देखा है कि जब भी आप एजुकेशन की बात करते हैं तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, विचारक हैं या फिर अन्य व्यक्ति हैं, वो हमें यही कहते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने वाली हो, आपके हर एक क्षेत्र को क्या करे, प्रभावित करे। तो फेडरिक ट्रेसी के अनुसार संपूर्ण शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति करना है। यह आदर्श संतुलित और समग्र व्यक्तित्व जो है आपको प्रदान करता है कि जो शिक्षा है वो वास्तव में क्या है कि जो क्या करे, आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बेहतर करे। ठीक है, आपको अपने समाज के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दे, सामाजिक चीजों के बारे में आपको अवगत कराए और आपको एक बेहतर जीवन देने का जो है संतुलित जीवन देने का क्या करे, प्रयास करे। तो ये शिक्षा के हमारे क्या होते हैं, जीवन में कार्य। ठीक है, फिर हम बात करेंगे शिक्षा के कार्य हमारे परिवार में, शिक्षा के परिवार संबंधी कार्य। ठीक है, तो उस में हमने ये पढ़ा है कि शिक्षा हमारे व्यक्ति के लिए क्या क्या कर सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि शिक्षा परिवार के संबंध में हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले शिक्षा क्या करती है, व्यक्तियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का उचित विकास करती है। ठीक है, कि हर एक व्यक्ति जो भी आपके घर में है उस व्यक्ति का शिक्षा के माध्यम से हमें क्या करना है, मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर संवेगों के आधार पर हमें उसे क्या करना है, विकसित करना है। ठीक है,
जो एक सिंपल और साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का क्या करे, सर्वांगीण विकास करने वाली हो, हर स्तर पर क्या करे, उसको विकसित करे। तो सर्वांगीण विकास जो है वो शिक्षा का पहला कार्य है। ठीक है, कि आपके शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर हर तरह से वो क्या करेगी, आपको विकसित करेगी। शिक्षा का ये ही कार्य होता है। फिर शिक्षा का दूसरा कार्य क्या है कि आपको भावी जीवन के लिए क्या करेगी, तैयार करेगी। आने वाले जीवन के लिए, भविष्य में जो जीवन आप देखेंगे उस जीवन के लिए क्या करेगी, आपको तैयार करती है। तो जैसे हमने पहले ही कहा था कि शिक्षा शिक्षा में अगर आप सामान्य शिक्षा ग्रहण करते हैं तो सामान्य शिक्षा क्या करती है, आपको आपके लक्ष्य का चुनाव करने में सहायता करती है। आपने अपना लक्ष्य चुन लिया तो उसके लिए जो भी आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो भी आपको दिशा निर्देश चाहिए, उसमें शिक्षा आपकी सहायता करती है कि किस दिशा में कार्य करने से आपको वो लक्ष्य प्राप्त होगा। तो ये हम भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य शिक्षा जब तक नहीं लेंगे आप भविष्य के बारे में विचार नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करके उसे प्रत्येक क्षेत्र में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है, बेहतर बनाती है। और शिक्षा मनुष्य के व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक, पारिवारिक जीवन को सुखमय और आनंदमय तरीके से व्यतीत करने में आपको क्या करती है, सहायता करती है। कि जो भी जीवन में आप चाहते हैं उसे आप शिक्षा को आधार बनाकर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भविष्य के लिए शिक्षा हमें क्या करती है, तैयार करती है। भविष्य में कैसा जीवन आप चाहते हैं, शिक्षा आपको उसके लिए तैयार करती है। तो शिक्षा आपको क्या करती है, अवसर प्रदान करती है स्वयं को विकसित करने का। ठीक है, एक बेहतर जीवन को प्राप्त करने का। तीसरा हम कहेंगे कि शिक्षा क्या करती है, मानवीय गुणों का विकास करती है। मानवीय गुणों मतलब आपके अंदर बहुत सारे भाव होते हैं। ठीक है, प्रेम का, क्रोध का, द्वेष का। तो शिक्षा आपको क्या करती है, कुछ स्तर से ऊंचा उठाती है। ठीक है, कि आप एक स्तर के बाद उन चीजों को छोड़ देते हैं जिनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, या फिर जो केवल हमारे के व्यक्तिगत स्तर पर हमें लगता है कि अच्छी हैं लेकिन वो अच्छी नहीं होती। उन चीजों को आप छोड़ देते हैं जो मानव के लिए अच्छी नहीं होती। तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को घृणा, द्वेष, क्रोध, लालच से छुटकारा मिलता है। आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि ये सारी चीजों के आधार जो आप मनाते हैं जीवन के, वो कैसे हैं, व्यर्थ हैं। और मनुष्य को एक सद्भावना, प्रेम और सहकारिता, लोगों का सहयोग करना, लोगों के प्रति दया भाव रखना, ऐसी भावनाओं को विकसित करने में आपका क्या करती है, सहयोग करती है। ठीक है, तो शिक्षा में ही आप क्या करते हैं, जब आप नैतिक मूल्यों के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है, जब आप अपनी संस्कृति के बारे में सीख रहे हैं तो आपकी संस्कृति आपको ये अवगत कराती है कि हमें अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उनके साथ एक प्रेम की भावना के साथ रहना चाहिए। ठीक है, लोगों के प्रति दया, मानवता का जो अ, आपको जो मानवता कम होती है आपको नजर आ रही है, उसको बढ़ावा देने में शिक्षा क्या करती है, सहायता करती है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंदर सद्भावना लेकर आती है। ठीक है, आपको इस स्तर से ऊंचा उठाती है कि आप दूसरों के प्रति जो द्वेष है या फिर क्रोध है उसको त्याग कर सभी के कल्याण के बारे में सोचें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है, शिक्षा आपके अंदर मानवीय मूल्यों का समावेश करती है। चौथा काम जो शिक्षा करती है हमारे परिवार के लिए, कि आपके नैतिक उत्थान में सहायता करती है, मतलब आपके चरित्र को बेहतर बनाती है। तो शिक्षा के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के चरित्र को अच्छा स्थान प्रदान कर सकते हैं, बेहतर उसके चरित्र को हम बना सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति अच्छे बुरे काम को आसानी से जो है वो क्या कर सकता है, कर पाएगा। ठीक है, कि आपको अंतर पता होता है कि क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए खराब है, क्या देश के लिए खराब है, आप अंतर कर पाते हैं। और ये अंतर करने का जो ज्ञान है वो आपको शिक्षा ही देती है। तो इससे जो भी बुरी प्रवृत्तियां हैं, मतलब जो बुरी चीजें हैं, व्यक्ति उसे छोड़ने में आसानी कर सकता है। ठीक है, और बुरी जो चीजें हैं उससे बचने में आपको सहायता करती है, कि आपको पहले से ही अंदेशा हो जाता है कि ये चीज, ये वस्तु अच्छी नहीं है, ना आपके लिए, ना परिवार के लिए, ना आपके समाज के लिए। तो आप उसका क्या करते हैं, त्याग करते हैं। और ये त्याग की भावना आपको क्या बनाती है, एक अच्छा व्यक्ति बनाती है, आपके अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। तो आप कह सकते हैं शिक्षा क्या करती है, हमारा नैतिक उत्थान करती है। अगला जो काम है शिक्षा का वो क्या है, कि आपकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करना। कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण विद्यमान हैं, शिक्षा क्या करेगी, शिक्षा उन अंतर्निहित शक्तियों को समुचित विकास प्रदान करेगी। मतलब आपको अवसर देती है शिक्षा
सामान्य स्तर पर भी आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो आप उस क्वालिटी को पहचानिए, उसको करिए, उसमें अपने आपको विशेष जो है शिक्षा प्रदान कीजिए। तो मनुष्य अपनी कल्पना, तर्क, ज्ञान के द्वारा नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, नवीन योगदान आप लोगों को दे सकते हैं। और शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी आंतरिक शक्तियों का क्या कर सकते हैं, पूरा लाभ उठा सकते हैं। कि मतलब शिक्षा आपको अवसर देती है कि आप पहले अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें, अगर आपने उन्हें पहचान लिया तो आप उनको विकसित करें, अगर आपको कहीं कमी लग रही है तो उस कमी को दूर करने के लिए प्रयास करें। तो ये सारी मतलब आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, एथलीट्स बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो क्षमता आपके अंदर है, आपको उसे पहचानना है और उसको विकसित करना है। और अपनी अंतर्निहित शक्तियों के माध्यम से आपने क्या करना है, अपनी पूरे जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये सारे कार्य क्या है, परिवार के स्तर पर शिक्षा आपके लिए करती है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखें।